Yes, dear students, welcome back to the new lecture जो कि पावर इन एसी सर्किट पे बेस्ड है। प्रीवियस में हमने रेजोनेंस सर्किट के बारे में बात की और उसके एप्लीकेशन के बारे में बात। अब यहाँ पर देखें पावर इन एसी सर्किट, तो पावर क्या है? बेसिकली वी नो दैट टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क और the rate at which electrical energy is consumed in an electric circuit is known as its power। अब पावर में हम देखें तो डीसी सर्किट में जो पावर कैलकुलेट किया जाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड विद करंट, अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट से मल्टीप्लाइड किया जाता है। पर यहाँ पर हम देखें इन एसी सर्किट की हम जब बात करते हैं तो एसी सर्किट में देखें कि आपको करंट जो है और वोल्टेज जो है वेरी कर रहा है कंटिन्यूअसली, इट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम ये इंस्टेंटेनियस पावर की बात करते हैं और एट पर्टिकुलर इंस्टेंट वैल्यू वी कैन डिटरमाइन। तो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए हम देखें तो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t यदि अप्लाइड वोल्टेज है। यहाँ पे हमने E को समझ लिया आप E नॉट साइन ओमेगा t और यहाँ हम ले रहे हैं कोई फाई वाले एंगल पे, दिस इज द फेज एंगल। तो यहाँ से आपका ये करंट चल रहा है, फेज एंगल है यहाँ पर। तो करंट की वैल्यू जो है आप I इज इक्वल टू या I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, दैट मींस यहाँ पे वोल्टेज जो है लीड कर रहा है करंट को, मींस वी कैन से करंट लेट्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल दैट इज अ फेज फाइव को हम फेज एंगल से डिनोट कर सकते हैं, इट इज अ फेज एंगल। फेज एंगल को जब देखें तो यहां पर आप देखें कि इंस्टेंटेनियस पावर की हम जब बात करते हैं तो P इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर ले रहे हैं तो E नॉट प्रोडक्ट ले लें इसका साइन ओमेगा टी इनटू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं E नॉट साइन E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। उसको सिंप्लीफाइड करने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज पे जाना पड़ेगा, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया है। तो ये बेसिकली आ गया आपके पास में E नॉट I नॉट अपॉन 2 और 2 साइन ओमेगा टी। इसको हम देखें तो ये एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है cos ऑफ a माइनस b प्लस cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू होता है आपका 2 साइन a साइन b। cos ऑफ a माइनस b होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b और दूसरे में जाएंगे तो प्लस आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ गया, इधर भी आपका cos ऑफ a cos b। तो ये आइडेंटिटी जो है आपकी इस टाइप से आती है। तो फाइनली वी आर हैविंग हियर, इसको हम cos की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो ये हो गया आपका E नॉट, इसको भी मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देता हूं, रूट 2 I नॉट रूट 2 के अपॉन में ले लेते हैं और ये 2 साइन आइडेंटिटी आपकी यूज हो रही है तो हम इसको यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका cos ऑफ ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस 5, हमने a माइनस भी अप्लाई कर दिया। देन सेकंड आएगा आपका माइनस cos ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5 और ये आपका अब E नॉट अपॉन रूट 2 ये आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले रहा हूँ E आरएमएस और I आरएमएस cos ऑफ, इसको देखें तो ये एक्सप्रेशन आपका हो गया cos 5 और ये हो जाएगा आपका माइनस cos ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा टी माइनस 5। अब 2 पार्ट हो गए इसके, तो ये जो वाला पार्ट है इसको हम P इज इक्वल टू E आरएमएस I आरएमएस cos 5 और सेकंड पार्ट माइनस करके मैं ले रहा हूँ E आरएमएस I आरएमएस cos ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस 5। अब यहाँ पर ये देखें कि
इसकी जो वैल्यू आती है cos ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस 5, ये तो एवरेज वैल्यू को डिटरमाइन कर रहा है और ये वैल्यू टाइम डिपेंडेंट वैल्यू है और टाइम डिपेंडेंट वैल्यू तो इसका कंप्लीट होल साइकिल पे आप ये वैल्यू पूरी आपको 0 मिलेगी। मींस दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 0 फॉर 2 टाइम्स ओमेगा टी माइनस 5। तो हम यहाँ पे देखें तो ओनली वी आर हैविंग दिस रिलेशन ई आरएमएस आई आरएमएस cos फाई, ये आपको एवरेज पावर को डिटरमाइन कर देता है। तो एवरेज पावर जो आपको मिल रही है यहाँ पे ई आरएमएस आई आरएमएस इनटू cos फाई। अब cos फाई क्या है? तो cos फाई पावर फैक्टर, cos फाई इज पावर फैक्टर और cos फाई की वैल्यू आपको क्या चाहिए? 1 चाहिए। इट इज ऑलवेज मस्ट बी cos फाई पावर फैक्टर मस्ट बी 1। तो पावर फैक्टर 1 होगा तो आपको देखिए पी एवरेज जो है ई आरएमएस इनटू आई आरएमएस हो जाएगा, मींस यू विल गेट द मैक्सिमम पावर। बट ये फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो गया तो cos 90 0 होता है, तो cos 90 0 हो गया तो पूरी एवरेज पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो फाई मींस अ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर cos फाई को डिनोट कर रहा है और पावर फैक्टर जो होना चाहिए शुड बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, देन यू कैन हैव द मैक्सिमम पावर। तो cos फाई मींस पावर फैक्टर को मेंटेन करना जरूरी, यू नीड टू मेंटेन इट and how you will maintain that we'll see in the next lecture। अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया? P average is equal to IRMS into IRMS। IRMS की वैल्यू कहाँ से मिल रही है? E naught upon root 2 मींस आपका जो एम्पलीट्यूड है उसको root 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो ERMS मिल जाएगा, जिसको हम E इफेक्टिव भी कह सकते हैं and it is I इफेक्टिव। तो I naught upon root 2 ये आपके करंट की वैल्यू को डिटरमाइन करेगा। तो यहाँ पर हम देखें कि जो पावर हमको मिल रही है ऐसी सर्किट में वो डिपेंडेंट किस पे हो रही है? cos फाई पे हो रही है और cos फाई की वैल्यू हमको 1 चाहिए, मींस फाई फेज एंगल जो चाहिए 0 चाहिए। 0 चाहिए मींस ये जो है इसकी और इन दोनों का फेज एंगल एम्पलीट्यूड कुछ भी हो, दे मस्ट क्रॉस एट बोथ एट सेम टाइम। यहाँ पे यदि क्रॉस कर रहे हैं तो ये सेम फेज में हो जाएंगे। बट एंगल की बात करें तो फाई की वैल्यू 0 हो, यहाँ पे क्या हो गया? ये फाई एंगल था, इसको 0 करना है मींस वी हैव टू टेक इट अप टू दिस, तो हमको मैक्सिमम पावर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो जनरल जो एक्सप्रेशन हमको मिल के आ रहा है वो आ रहा है आपका, इसको हमने cos फाई को 1 किया। अब cos फाई 1 कब होगा? जब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो। इफ द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव है तो cos फाई बेसिकली R अपॉन Z से रिप्रेजेंट होता है और जब Z से रिप्रेजेंट होता है और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो गया तो R अपॉन R हो जाएगा और R अपॉन R मींस 1, cos फाई इज इक्वल टू 1 मींस फाई की वैल्यू आपकी 0 होगी। ये कब का केस हो जाएगा आपके लिए? प्योरली रेजिस्टिव केस के लिए। तो प्योरली रेजिस्टिव में वी विल गेट द मैक्सिमम पावर दैट इज P होगी। अब जब हम इंडक्टिव लोड की बात करते हैं तो इंडक्टिव लोड में हम देखें तो आपका जो फेज एंगल है करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री इन प्योरली इंडक्टिव केस, तो उस केस में पाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी π/2। फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी π/2 और इन दिस केस क्या मिल रहा है आपको? cos ऑफ पाई जो है cos π/2, cos π/2 की वैल्यू 0 है। तो cos π/2 की वैल्यू 0 तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी? P एवरेज आपका 0 हो जाएगा। P एवरेज जो है आपका which is going to be 0। ओके, अब कैपेसिटी लोड की बात करते हैं तो कैपेसिटी लोड में भी क्या हो रहा है? फाई की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी π/2 और π/2 ये वैल्यू आपको मिल रही है, मैं यही ले लेता हूं फिर से। तो cos π/2 क्या हो जाएगा आपका? अगेन 0 और जब cos π/2 cos फाई की वैल्यू 0 हो गई तो आपको अगेन एवरेज पावर इज गोइंग टू बी 0। ओके, तो इस तरीके से हमको तीनों केस में पता लग गया। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, देन व्हाट वी आर गोइंग टू
In inductive case, it is going to be 0 in average power. Then in case of capacitance, it is also going to be 0 because phi current leads the voltage by pi by 2. तो cos pi by की वैल्यू cos phi जो होगा phi is equal to pi by 2 होने पर ये वैल्यू जो होगी आपकी 0 हो जाएगी. Ultimately, average power is going to be 0. Okay. So in this way, we can determine the average power in AC circuits. It may be inductive circuit, it may be a capacitive circuit, or it may be resistive circuit. और रेजोनेंस कंडीशन की केस वन को मैक्सिमम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो गया. तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो गया तो cos phi की वैल्यू कौन हो गई. मींस आपको इस पावर फैक्टर को मेंटेन करना है. और पावर फैक्टर को मेंटेन करना मींस यू हैव टू कीप इट अप टू 1. जितना आप इसको 1 के आसपास लेके जाएंगे, मतलब phi की वैल्यू जो है 0 के आसपास हो या 0 हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आइडियली इट में हैपन, इन प्रैक्टिकली इट नॉट हैपन. तो ये वैल्यू इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, सो इस तरीके से हम पावर इन एसी सर्किट कैलकुलेट कर सकते हैं और एवरेज पावर को हमने यहाँ डिटरमाइन किया. ओके, सो we will have in next lecture wattless component and as well as power vector के बारे में थोड़ा बात करेंगे. तो आप वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को बताकर.